ये पता नहीं, ये उर्दू स्पीकिंग लोगों की कोई ख़ास ही कोई मेरा ख्याल है ज़हनी बीमारी है कि वो समझते हैं कि कराची उनकी मलकियत है। भाई मतलब किसी एक ग्रुप की कैसे कोई जगह मलकियत हो सकती है? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकता। सरदार मंगल सिंह हवेली में हान सिंह के बहुत बड़े रईस थे गुजरांवाले में। वो 600 एकड़ के मालिक थे नहरी ज़मीन के। वहाँ जाके उन्हें 12 एकड़ ही मिली थी। अगर हम लोग मुसलमान भी वहाँ पे इतनी इतनी प्रॉपर्टीज छोड़ के आए होते ना, तो उनको भी वहाँ पे 3000 एकड़ मिल जाती। लेकिन उनकी जो हवेली वहां पे रह गई, उस हवेली में मैंने सुना है कि आज की डेट में लगभग पूरा मोहल्ला ही आबाद हो गया उस हवेली में। मोहल्ला वैभव, शहर आबाद है, शहर। कमरों के अंदर दीवारें कर करके मोहल्ले बनाए हुए हैं। जैसे वो जितने भी वो जॉर्ज टाउन और वो गुयाना में ले जाके अमेरिकनों ने 900 लोगों को कहा कि जहर पी लो हम सब जन्नत में जाएंगे। वो एक कल्ट था, किसी ने भी नहीं सोचा। यानी 900 बंदे जहर पी रहे हैं और कोई भी नहीं सोच रहा कि यार ये कैसे हमें श्योरिटी दे रहा है कि हम सारे जन्नत में जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। मैं कई बार भी चुका हूँ और बात भी की है इसके ऊपर के कतास राज के ऊपर ही अगर आप सिर्फ खोल दें और खुल्लम खुल्ला वीजा दें इंडिया के लोगों को, तो पता नहीं पाकिस्तान कितना पैसा उससे कमा सकता है। लेकिन वो होने को ही नहीं दे रहा, वो हो नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डू यू सी? मतलब जीनोफोबिया इतना है क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए है कि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं और हमने वो जो आइडियोलॉजी क्रिएट की उसके अंदर मुसलमान और हिंदू जो है वो दुश्मन है एक दूसरे का बहुत ज्यादा। तो शायद इसलिए ये जीनोफोबिया क्रिएट किया हुआ है। उस वक्त हम लोग मुसलमान नहीं थे जब वो तुर्क लूटने आ रहे थे यहाँ पे। हमारे बाप दादा बुतों में शिव और विष्णु की पूजा किया करते थे। वो समझाने को उन्हें बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो उसी पे अड़े हुए थे कि नहीं जी वो तो साढ़े मुसलमान भरा सन, वो लूट भी ले तो क्या है। तो मैंने एक बार लिखा था कि ये हमारी तो वो हालत है। ये बहुत पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था, मेरे ख्याल है 30 साल हो गए, कि हमारी तो वो हालत है कि अगर हमारी माओ बहनों को रेप करने वाला मुसलमान है ना, तो हमें खुशी होगी कि चलो कम से कम मुसलमान ने रेप तो किया है ना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो एनआरआईज हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं सलमान रशीद साहब। आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सारे बहुत पसंद करते हैं सलमान रशीद साहब को। इस पूरे रीजन में बहुत कम लोग हैं जो सच को सच की तरह देखते हैं, तारीख को, हिस्ट्री को बिना तासुब के देखते हैं और फैक्ट्स पे देखते हैं। उनमें से एक जो शख्स मुझे बहुत पसंद है और जो हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह देखते हैं, उसमें शुगर कोटिंग नहीं करते या उसमें अपना बायस इन्फ्यूज करने की कोशिश नहीं करते। वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ट्रैवल राइटर्स इन साउथ एशिया मैं कहूँगा, सलमान रशीद साहब। वेरी वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेल विभाव। सलमान साहब, एक तो मैं अभी रिसेंटली आपके पाकिस्तान में एक डीजी एफबीआर थे और वो बातें कर रहे थे किसी प्रोग्राम में बैठ के और बहुत गुस्से में और बहुत एग्रेसिवली ये पॉइंट आगे रखने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम जो मुहाजिर हैं, जो हम इंडिया से आए हैं, मतलब जो हिंदी स्पीकिंग मुहाजिर हैं, जो कराची के, हमने पाकिस्तान बनाया है। और कहते हैं कि ये जो कराची शहर है या यहाँ के जो सारे जो बेसिक राइट, जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं, कि ये सारे हमारे हैं। कहते हैं कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ दिस कंट्री, वी आर द रियल ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। क्या एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ये कहना कि कोई मुल्क किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप की मिल्कियत है, क्या ये कहना अपने आप में एक मॉडर्न डे में आपके हिसाब से सही होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये किसने, हमारे डीजी आईएसपीआर जो करंट है उन्होंने ये कहा? नहीं, डीजी एफबीआर जो थे शब्बर जैदी साहब। अच्छा, उन्होंने ये कहा। ये पता नहीं, ये उर्दू स्पीकिंग लोगों की कोई खास ही कोई मेरा ख्याल है ज़हनी बीमारी है कि वो समझते हैं कि कराची उनकी मलकियत है। भाई मतलब किसी एक ग्रुप की कैसे कोई जगह मलकियत हो सकती है? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकता। नहीं तो मुहाजिर तो फिर आप भी है ना। मतलब
अगर मुहाजिर का ही कॉन्सेप्ट निकाला जाए तो इंडिया में भी फिर बहुत सारे मुहाजिर हैं जो वहां से हिजरत करके यहाँ आए हैं, फिर पंजाबी जो यहाँ जलंधर से या अमृतसर से जो उधर गए फिर वो भी मुहाजिर हैं। लेकिन ये जो मुहाजिर का कॉन्सेप्ट जो उर्दू स्पीकिंग का है, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि सिर्फ वही मुहाजिर क्यों कहे जाते हैं, या वो खुद के साथ मुहाजिर क्यों चिपका के चलते हैं इतना? ये मेरा ख्याल है उनकी एक मेंटल सिकनेस है, ये उर्दू स्पीकिंग लोगों की। मैं कोई प्रेजुडिस नहीं है मेरे में उनके खिलाफ, लेकिन ये एक प्रेजुडिस है। जो जाके सिंध में आबाद हुए ना उर्दू स्पीकिंग, वो अपने आप को 80 साल होने वाले हैं, अभी तक अपने आप को महाजिर कह रहे हैं। उनमें से बहुत सारे इधर पंजाब में भी सेटल हुए आके। लाहौर का एक इलाका है मुजंका, वहाँ पे अगर आप घरों में जाएं तो आपको वही यूपी इधर उधर की जो डायलेक्ट है वो सुनाई देता है, हिंदी या उर्दू का। और अगर आप उनसे बात करें तो वो लाहौरी बोलते हैं। उन्होंने तो कभी अपने आप को महाजिर नहीं कहा। हम भी तो महाजिर ही, मेरे बाप दादा भी, दादा तो वहीं कत्ल हो गए, मेरा सारा टब्बर जो है वो वहां से ही आया। हमने अपने आप को कभी महाजिर नहीं कहा। ये कोई मेंटल सिकनेस है किसी एक की कि जो अपने आप को 80 साल गुजर जाने के बाद भी महाजिर है। तो भाई चले जाओ वापस यार, यहाँ क्या कर रहे हो। ये मैं इस किस्म की बात नहीं करता जी, लेकिन ये इस तरह की बातों पे से मेरा दिल चलता है। आपने सलमान साहब, आपने मैं एक आपका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने एक किस्सा बताया था वो चाबी वाला कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो इधर से जो कम्युनिटी पंजाब में उधर गई तो जो रीसेटलमेंट कमिश्नर था उनको सर चाबियों से वो बताते थे कि जी कितनी प्रॉपर्टी थी उधर। ये कहानी क्या है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को, इंडियन व्यूअर्स को बताएंगे? ये मेरी किताब में भी मैंने लिखी है, वो जो टाइम ऑफ मैडनेस है उसके अंदर ये था जी कि आपके पास अगर कहीं से आपको चाबियां मिल गई या आप वहां से ही चाबियां ले आए, लेकिन वो वहां से जो चाबियां लाए ना, मतलब कितने मुसलमान थे जो रईस आए थे वहां से, ये भोपाल के पठान या मलेरकोटला के पठान, ये 2-4 ही घर थे ना जो रईस लोग थे वहां पे। बाकी तो सारे हास और मिडिल क्लास के थे जो वहां से आए थे। हमारे पास कहाँ से चाबियां आनी थी। तो यहाँ पे वो ये था कि सेटलमेंट कमिश्नर जो थे वो कोई जैदी साहब थे, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मजहर जैदी मेरा जो दोस्त है, जर्नलिस्ट है, इंग्लैंड में रहता है, फिल्म मेकर भी है, वो मजहर के कोई रिश्तेदार थे और मजहर ने उनसे सुनी हुई बात ये मुझे बताई, या वो सेटलमेंट कमिश्नर के दफ्तर में थे वो साहब। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप जितनी चाबियां ला के दे देते थे ना सेटलमेंट कमिश्नर को, वो उतनी आपको प्रॉपर्टीज अलॉट कर देते थे। बड़े वहां से रईस आए थे ना जैसे। और दूसरा फिर ये भी था, ये मुझे किसी और ने बताया, अब ये मुझे नहीं पता कि ये मजाक है या ये एक्चुअली कोई सच्ची बात है, कि वो उन्होंने कहा कि जी 2 अगर आपको विटनेसेस होते थे ना तो आप वो कह देते कि जी इसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, तो वो आपको प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती थी। तो 3 आदमी जाते थे, 2 पहले एक की देते थे, फिर वो मिलके उस एक की देते थे, फिर ये मिलके इस एक की देते थे, तीनों को प्रॉपर्टीज अलॉट हो जाती थी। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज की भरमार थी, खुली पड़ी थी। मतलब रईस लोग यहाँ से गए थे, कंगले वहां से आए थे, तो लूट मार चालू थी। हम अगर इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज छोड़ के आए होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बात होती है हर जिससे बचपन में सुनते थे कि जी मेरे दादा की हवेली ऐसी थी, मेरे दादा की हवेली ऐसी थी, तो फिर इंडिया को वो कानून ना बनाना पड़ता कि आप जो कुछ भी पीछे छोड़ के आए हैं जमीनें, जैसे सरदार मंगल सिंह हवेली में हान सिंह के बहुत बड़े रईस थे गुजरांवाले में, वो 600 एकड़ के मालिक थे नहरी जमीन के। वहां जाके उन्हें 12 एकड़ ही मिली थी। अगर हम लोग मुसलमान भी वहां पे इतनी इतनी प्रॉपर्टीज छोड़ के आए होते ना, तो उनको भी वहां पे 3000 एकड़ मिल जाती। लेकिन उनकी जो हवेली वहां पे रह गई, उस हवेली में मैंने सुना है कि आज की डेट में लगभग पूरा मोहल्ला ही आबाद हो गया उस हवेली में। मोहल्ला वैभव, शहर आबाद है, शहर कमरों के अंदर दीवारें कर करके मोहल्ले बनाए हुए हैं। मैंने देखी थी और मैंने कहा कि उनकी आत्मा कहीं से ये देखती हो तो वो तो पता नहीं मर गई होगी, आत्मा ही मर गई होगी ये देख के कि उनकी प्रॉपर्टी के साथ हुआ क्या। भाई जो घर की जो बाउंड्री वॉल थी वो ही मेरा ख्याल है 5 एकड़ के ऊपर के 4 एकड़ के ऊपर उसका वो था फैलाव। ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन को लेकर के बहुत सारी जो थ्योरीज हैं। एक तो 2 स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी जो है वो इंडिया में भी बहुत सारे लोग एग्री करते हैं उसके साथ। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास है जो एग्री करता है, फिर एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो डिसएग्री करता है कि नहीं 2 नेशन थ्योरी जो है वो सही नहीं थी। हाउ डू यू लुक एट इट, कि आप किस तरह से देखते हैं कि 2 नेशन थ्योरी सही थी या गलत थी? बिकॉज हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जब जज करते हैं तो उसके आउटकम्स के बेसिस पे जज करते हैं कि भाई उसका जो आउटकम है वो क्या है।
अगर हम देखें टू नेशन थ्योरी, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में 3 जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी डिवाइडेड है और तीनों के अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। जो क्लर्जी है, क्लर्जी भी उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करती है। इंडिया की क्लर्जी अलग तरीके से उसको देखती है, बांग्लादेश की क्लर्जी अलग तरीके से देखती है और पाकिस्तानी क्लर्जी अलग से देखती है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या जो क्लर्जी है या जो आम इंसान है, ये आपको सारे के सारे टू नेशन थ्योरी के ऊपर कंफ्यूज दिखते हैं या इल इन्फॉर्म्ड दिखते हैं? मुझे लगता है ये कंफ्यूज्ड हैं और इल इन्फॉर्म्ड भी हैं। एक तो ये जो है, इसकी कोई ग्राउंडिंग होती ना, अगर ये ऑर्गेनिकली बनी होती, अगर ये ओवर द सेंचुरीज ये इवॉल्व हुई होती, तफरीक, ये जो नखेड़ डिफरेंशिएशन थी हिंदू मुसलमानों की दूसरे मजहबों से, तो ये ओवर द सेंचुरीज डेवलप हो जाती। ये ओवरनाइट 1857 की जंग आज़ादी के बाद ओवरनाइट ये डेवलप हुई, इनऑर्गेनिकली इसको इजाद किया गया। इसलिए ना तो ये इसकी कोई ग्राउंडिंग नहीं है लोगों के इंटेलेक्ट के अंदर, जो मैं समझता हूँ। तो वो ये है कि वो कंफ्यूज्ड भी हैं और इल इन्फॉर्म्ड भी हैं, उन्हें नहीं कुछ भी पता कि क्या है ये। जो 800 साल जिसे हम कहते हैं कि जी मुसलमानों ने इंडिया पे हुकूमत की या कुछ इलाकों पे की, इतनी लंबी, उसमें तो कोई टू नेशन थ्योरी नहीं थी, यकायकी आ गई ना ये। तो फिर ये कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन, इल इन्फॉर्मेशन ये लाजमी होनी थी। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो फिर तो मुसलमानों को तो बहुत रईस होना चाहिए था इस मुल्क में। हाँ, तो कुछ रईस तो हैं, लेकिन वो हुकूमत वाले नहीं है, वो पता नहीं कब रईस हुए, वो भी इनऑर्गेनिक, उनकी भी जो माल दौलत और रईसी है ना, वो इनऑर्गेनिक है, उनका नाम नहीं हम ले सकते। तो ये आई थिंक ऐसे तो हमारे यहाँ भी बहुत है जो पिछले कुछ वक्त में बहुत रईस हो गए, मतलब 50-60 साल पहले तक। अच्छा, जो अभी थर्ड जनरेशन मुस्लिम है, जैसे इंडिया में एक हमारे पॉलिटिकल लीडर है, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर है, बहुत फेमस है, वो ऐसी साहब, थर्ड और फोर्थ जनरेशन मुस्लिम, मतलब ऐसा भी नहीं, और वो बाय द वे सैयद है वो। और ईरान से जब ईरान के वजीर आजम जब हिंदुस्तान आए थे, हैदराबाद गए थे, तो उनके मेहमान खुसूसी में शामिल थे वो, और वो वहां की हैदराबाद की जामा मस्जिद उनके बगल में बैठ के उनको बता रहे थे कि वो कितने जय्यद सैयद है ओवैसी साहब, जबकि इनके परदादा हिंदू थे हैदराबाद के, और उनके पास भी बड़ा माल आ गया है। मतलब आप देखिए, चूंकि उनके वालिद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और हैदराबाद में उनका अगर आप मकान घूमना, अगर आप जाएं उनका मकान देखने के लिए, तो आपको उनके मकान की बाउंड्री देखने के लिए आपको प्रॉपर मोटरसाइकिल लगती है, आप पैदल नहीं देख सकते। सो इतना पैसा जो है ये पिछले 60-70 साल में जो है वो आया है। तो हमारे यहाँ भी इस तरह के बड़े रईस हैं। जो लीडरशिप है मुस्लिम्स की, अगर सब कॉन्टिनेंट में हम देखें, तो लीडरशिप बड़ी रईस है, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, लीडरशिप बड़ी रईस है। आवाम जो है वो बहुत गरीब है, वो कंगली है। ये जो कम्युनिटी है वो एज ए कम्युनिटी भी उनके ही पीछे भागती है जो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इसके पीछे का माइंडसेट क्या है? ये तो गुलामाना माइंडसेट है, हमारे यहाँ भी बहुत आम है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो कंगले हैं, वो बड़े बड़ों के पीछे भागते हैं, गुलामी का आपकी निशानी है। नहीं, तो अगर वो हुक्मरान रहे तो फिर माइंडसेट गुलामाना कैसे हो गया? हाँ, अगर वो हुक्मरान रहे थे तो माइंडसेट कैसे गुलामाना हो गया? तो फिर जरा हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत भी है ना। हम कहते रहते हैं कि हमने 800 साल हुकूमत की, हमने, जैसे मेरे बाप दादा ने की, लेकिन वो फिर हिस्ट्री को रीराइट करने की और रिकंसिडर करने की जरूरत है हिस्ट्री को, बेसिकली, कि कितनी हुकूमत की, किस तरह से की और क्या हो रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है, जितने भी साल गुजर जाए हैं, ये जो हमारी, मेरा ख्याल है ये एशिया की एक, या साउथ एशिया की एक हमारी गुत्थी में है कि हम, जो हमारे से ज़रा ऊपर होता है इसमें, रैंक में, अमीरी में, माल दौलत में, हम जिसे कहते हैं ना, वी लुक अप टू देम, और उनके बिल्कुल, हमने यहाँ इतना देखा, ये इमरान खान का, मियाँ नवाज शरीफ का, हर एक, जरदारी साहब का, कि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल उनको देवताओं की तरह पूजते हैं, जैसे देवताओं गुत्थी में है हमारी में, साउथ एशियंस की। अगर हम देखें पाकिस्तान में जो एक हमको दिखता है कि जो इमरान खान के, स्पेशली मैं पाकिस्तान, चूंकि मैं तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, तो मैंने पाकिस्तान में कभी वहां की पॉलिटिक्स में इतनी गालम गलौज नहीं देखी थी। मैंने, ठीक है, मैंने बहुत कुछ पहले भी देखा था, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं था, बट जितना एक आम आवाम में, एक आम इंसान में जितनी हेट्रेड और जितनी नफरत और जितना नेगेटिविटी इमरान खान के आने के बाद इन्फ्यूज की गई है पॉलिटिक्स में, हैव यू सीन इट, की मतलब इतना कभी आपने कभी देखी थी?
जी नहीं, कभी ऐसा नहीं मैंने देखा था। कभी ये नहीं था कि जहां आप बैठे वहां यही हो जाए कि तू चोरों के साथ मिला हुआ है, तू इसके साथ, इमरान खान के साथ नहीं है, तू चोरों के साथ मिला हुआ है। मेरे जैसे टोटली एपॉलिटिकल और न्यूट्रल आदमी को ये कह कह के ना यार दोस्तों ने से मैं अलहदा हो गया हूँ, क्योंकि वो जब हम मिलते थे उन्हें पता था कि मैं एंटी इमरान खान हूँ, तो वो मुझे कहते थे कि तू चोरों के साथ मिला हुआ है। ओ भाई, मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। ये जो गालम गलौच और ये वाला जो सिलसिला था, ये पहले कभी भी नहीं था। बड़ी तहजीब याफ्ता गुफ्तगू हुआ करती थी टेलीविजन के ऊपर, पहले भी हम देखा करते थे और लोगों से भी सुना करते थे। अब तो सिर्फ गालम गलौच, अब तो लोग मारने को आते हैं आपको। वो अभी उसी में था, गवर्नमेंट में था और बुरे हालात में था, मतलब प्रिकेरियस हालात थे, उसकी किश्ती डावाडोल थी। तो एक मोटर खड़ी थी गाड़ी एक जगह, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था और उसने ऊंची आवाज में वो इमरान खान के जो गाने होते थे वो लगाए हुए थे। मेरा दिल किया कि मैं उसे जाके कहूं कि भाई ये बंद कर दे, और ये दूसरे वाले आके तुझे मारेंगे यार, को अकल का हाथ डाल, क्योंकि अब तो मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं डरा। मैंने कहा यार ये ना हो कि ये मुझे मारपीट मेरी कर दे, कि तुम कौन होते हो बुड्ढे मुझे कहने वाले। तो अब तो वायलेंट हो गई है हमारी पॉलिटिक्स। ये जो वायलेंस तो हमने खैर 9 मई को भी देखा, और मतलब जो सारे हमले के एक तरीके से कहते हैं एक पूरे एक नेशन स्टेट को कोलैप्स करने जैसा वो पूरा सीन था। और उसको जो ग्लोबल मीडिया ने भी जिस तरह से कवरेज की, वो इस तरह से ही लग रहा था कि पूरा एक सिविल वॉर जैसा। अच्छा, एक न्यूक्लियर स्टेट में सिविल वॉर तो ये रीजन भी अफोर्ड नहीं कर सकता अगर आप उसको लॉजिकली देखें। तो ये जो मतलब होता है कि आप पावर के लिए आप किसी भी एक्सट्रीम तक जाने को तैयार है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन्होंने एग्जाइल भी झेली है। नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, बेनजीर वाज इन एग्जाइल। भुट्टो को तो खैर फांसी दे दी, बट भुट्टो ने कभी ये काम नहीं किया था जो इमरान खान ने किया या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अगर अब उनका अगर उस तरीके से अगर उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है वहां पे, या एक तरीके से परसिक्यूशन कह देंगे, परसिक्यूशन हो रहा है, तो उस रास्ते पे तो वो खुद चले थे ना, आगे बढ़े थे। तो व्हाई आर दे प्लेइंग विक्टिम कार्ड नाउ? चले तो खुद थे, वो चले यूं थे ना कि उस वक्त उन्हें यही था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें बनाने वालों का अभी भी उनके साथ है। अब समझ है नहीं, अब वो विक्टिम पार्टी प्ले करेंगे। उन्हें समझ तो है नहीं कि उनकी गलती कहाँ शुरू हुई थी। टू मच रिलायंस ऑन देयर ओन क्रिएटर्स, तो वो जाहिर है अभी तक नहीं उन्हें समझ में आई। अब भी इमरान खान का मैसेज, पैगाम जेल से यही आता है ना कि जी मैं इन पपेट गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करूंगा, मैं रियल पावर्स के साथ बात करूंगा। तो वो जब तक के रियल पावर्स उसको गोद नहीं लेंगे दोबारा से, वो विक्टिम में रहेगा। तो फिर ये कैसे जमहूरियत पसंद है जो डिक्टेटर से ही बात करना चाहते हैं? वो तो कौन है जमहूरियत पसंद? ये तो सब ढकोसला है। यानी वो जमहूरियत थी जब शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम और इनके कंधों पे बैठ के वो, या उनके बूटों के टिप पे बैठ के वो आ रहा था, तो वो कौन सी जमहूरियत थी? उसे तब नहीं समझ आ रही थी कि ये जमहूरियत नहीं है, ये ढकोसला है, फ्रॉड है। तब सारा कुछ हलाल था। तो ये बात क्या उनके फॉलोअर्स को नहीं समझ में आती, या देखना नहीं चाहते? वो फॉलोअर्स के लिए नए नए लफ्ज इजाद होते हैं। पहले यूथिया था, अब यूथड़ा है, यूथड़ा। तो देखिए, कल्ट्स में जो है ना, लोगों को कुछ समझ नहीं आता, और ये कल्ट फॉलोइंग है, ये कल्ट है इमरान खान। लोग उसकी वो बॉलिंग की एक तस्वीर लगाते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं, फास्ट बॉलर्स लीप वाली एक तस्वीर लगा देते हैं, बड़ी हेरोइक, और कहते हैं कि जी बस यही हमारा गड़बड़ दिगार है। जैसे वो जितने भी वो जॉर्ज टाउन और वो गियाना में ले जाके अमेरिकनों ने 900 लोगों को कहा कि जहर पी लो हम सब जन्नत में जाएंगे, वो एक कल्ट था। किसी ने भी नहीं सोचा, यानी 900 बंदे जहर पी रहे हैं और कोई भी नहीं सोच रहा कि यार ये कैसे हमें श्योरिटी दे रहा है कि हम सारे जन्नत में जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कल्ट फॉलोअर्स का वही है, उन्हें कुछ समझ नहीं आती। अभी भी आप देखिए जो हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। तो हाउ डू यू सी, मतलब अगर यही अगर सारी कहानी है, तो फिर तो मतलब जो सिस्टम चल रहा है ये, इसने तो फिर ऐसे ही चलना है, और वो जो कंट्रोल है वो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी ही चलेगी फिर तो जो एक्चुअल, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक प्लेयर्स हैं अगर वही सीरियस नहीं है डेमोक्रेसी को लेकर के, क्योंकि सारे ऑपोजिशन में जाकर के जमहूरी होते हैं ना, मतलब पावर में तो कोई जमहूरी नहीं होता। तो ये तो फिर ऐसे ही चल रही है गाड़ी। ये ऐसे ही चलेगा जी। फैज साहब ने यही कहा था ना, किसी ने उनसे पूछा ना कि ये पाकिस्तान कहीं टूट तो नहीं जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, टूटने का खतरा तो नहीं है, खतरा तो यही है कि ये इसी तरह चलता रहेगा। तो फैज साहब बहुत दूरअंदेश थे, आगे तक देखते थे। तो ये हमारी डेमोक्रेसी इसी तरह चलेगी जी, क्योंकि हमारे पास ताकत कभी भी नहीं आएगी कि हम एक्चुअल डेमोक्रेसी
चला सकें। अभी मैं देख रहा था कि पंजाब में कुछ रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनका। अच्छा, ये हम अक्सर देखते हैं। डू यू थिंक इस बार जो मरियम नवाज की गवर्नमेंट है वो सीरियस है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे सिख और जो हिंदू जो साइट्स थे उनको रेस्टोरेशन के लिए डाला जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि इनको रिस्टोर करके टूरिज्म को इंक्रीज किया जाए। हमने देखा कि मरियम नवाज पंजाबी में जो है सिख कम्युनिटी के साथ वहां पे खिताब भी कर रही थी। लेकिन ये जो रेस्टोरेशन किया जा रहा है, लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे पुराने टेम्पल्स हैं जो बहुत खराब हालत में हैं। मैंने देखा कुछ वहां के लोकल वीलॉगर्स हैं जो वीलॉग्स बनाते हैं इन साइट्स की, तो मैंने देखा कि वहां पे मंदिर के अंदर जहाँ पे जो सैंक्टम सेंक्टोरम है, जहाँ पे आइडल्स होते हैं, वहां पे जो है वहां पे कचरा भरा हुआ है और इस तरह की चीजें। तो जब तक आप लाहौर शहर के अंदर आप इन साइट्स को क्लीन नहीं करते, तो आप किसी बाहर 200-300 किलोमीटर बाहर लाहौर से अगर आप उनको करते हैं तो फिर क्या टूरिज्म होगा? बिकॉज वहां पे फिर टूरिज्म ऐसे तो नहीं होता। टूरिज्म के लिए तो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना होता है ना। वहां पे लोकल होटल्स भी चाहिए, वहां पे आपको रास्ते में रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, ढाबे भी चाहिए, आपको रेस्ट रूम्स भी चाहिए। मतलब टूरिज्म तो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा तब होगी ना। और जहाँ पे इकोसिस्टम है लाहौर के अंदर, वहां पे आप कर नहीं रहे। डू यू थिंक ये जो अब सारा अप्रोच लिया गया है कि ये इट इज ऑल्सो बाउंड टू फेल? दिस इज ऑल्सो बाउंड टू फेल। फेल। आपकी आवाज टूट गई थी। अब मुझे पता नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ के एडवाइजर्स इसमें कौन है, और ये भी नहीं मुझे पता कि लाहौर के वो क्यों नहीं किए जा रहे। और मैं जानता हूँ कि वो कौन से मंदिर हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे भी हैं जो कि बुरे हालात में हैं। सबसे पहला तो जो होना चाहिए था वो यही होता ना कि वो लाहौर से शुरू होता काम। ठीक है, वो कटास राज में वैसे तो वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज लग जाने की वजह से जो शिव के आंसुओं का तालाब था वो तो खुश्क हो गया। उसको अब टैंकर ला के भरते हैं, जब यात्रियों ने आना होता है टैंकर ला के उसमें डाल के तालाब को भरते हैं। लेकिन ये जो है काम शुरू लाहौर से होना चाहिए था, और अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया तो इन्हें सबसे पहला यही काम करना चाहिए कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनको रिस्टोर करें। एक अनारकली के अंदर बहुत ही आलीशान मंदिर है, वो किसी ने टेक ओवर किया हुआ है, वहाँ रहते हैं, उन लोगों को रिलोकेट करें। वो मंदिर दोबारा से पूजा के लिए अवेलेबल होना चाहिए। वो तो एक ही की मैं बात कर रहा हूँ, और बीसियों और है। ये जो आवाज है ये मतलब एक सिविल सोसाइटी की तरफ से क्यों नहीं उठती? मतलब एक कम्युनिटी के तौर पे इस चीज को क्यों नहीं रेस करते? ये हमेशा हम सुनते हैं कि जी जब भी कोई इंडियन वहां जाता है लाहौर में, तो जो लाहौर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा, उनसे कोई दुकान में पैसा नहीं ले रहा, कोई रेस्टोरेंट कोई ढाबे पे पैसा नहीं ले रहा, ये सब हम ये सुनते हैं। लेकिन इनकी रेस्टोरेशन की बात हो या इस तरह की चीजें हो, तो क्योंकि अगर ये करते हैं तो इससे तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान एज अ कंट्री इज अ वेरी प्रोटेक्टिव कंट्री? की मतलब वो स्टेट नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर के घूमे फिरे। ये भी है कुछ। एक स्टेट जो है ना वो जीनोफोबिक है, जो पब्लिक है वो जीनोफोबिक नहीं है। वो स्टेट की वाकई यही कोशिश है कि कम से कम लोग यहाँ पे आए। आजकल जैसे हर एक के लिए वीज़ा बहुत मुश्किल किया हुआ है हमारी एम्बेसीज ने और हाई कमीशंस ने बाहर के मुल्कों में। तो इसी तरह से ये अब जैसे मैं कई बार भी चुका हूँ और बात भी की है इसके ऊपर कि कतास राज के ऊपर ही अगर आप सिर्फ खोल दें और खुल्लम खुल्ला वीजा दें इंडिया के लोगों को, तो पता नहीं पाकिस्तान कितना पैसा उससे कमा सकता है। लेकिन वो होने को ही नहीं दे रहा, वो हो नहीं रहा। वो जीनोफोबिया है स्टेट लेवल के ऊपर। और जैसा आपने अभी बताया कि मैं खुद देखता हूँ वो कितनी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। अगर कोई हिंदू हो उसका तो पता नहीं चलता, सिख चूंकि पगड़ी और दाढ़ी का स्टाइल वो है, तो सिखों को तो जाके जफियां डालते हैं लोग अगर बाहर से कोई आ जाए उधर इंडिया से। ये अभी जैसे महाकुंभ हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, मेरे होम टाउन के जस्ट पास में ही प्रयागराज में हुआ था। तो वहां पे जो यात्री गए थे इंडिया से और दुनिया भर से जो हिंदू आए थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टुक बाथ इन महाकुंभ वाज 450 मिलियन, 45 करोड़ लोग। ओह माय गॉड। मतलब ये हर 10 साल पे होता है वहां पे। सो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदू कॉन्ग्रीगेशंस हैं या जो इस तरह के जो, और इंडिया में तो इस तरह के बेशुमार फेस्टिवल्स हैं, और स्पेशली जो इंडिया के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, अगर आप उनकी शुरुआत देखें तो वो बहुत सारे तो शुरू ही पाकिस्तान से हुए। जैसे होली का है, आप देख लीजिए, इट बिगैन देयर इन पाकिस्तान, तो जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वन ऑफ द बिगेस्ट। इस तरह की जो चीजें हैं, उस तरह की जो साइट्स हैं, जो सन टेम्पल है वहां पे, ये सारी चीजें अगर वो ओपन करते हैं, तो अगर 45 करोड़ लोग एक फेस्टिवल में जा रहे हैं, एक इवेंट में अटेंड कर रहे हैं, सो द अमाउंट ऑफ, अभी जैसा कि 200 मिलियन 300 मिलियन डॉलर के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, उनकी हार्डशिप, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बियर करनी पड़ रही है। अगर ये चीज ओपन होती है तो कैन यू इमेजिन, लाइक कांट पाकिस्तानी स्टेट इमेजिन की द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन अर्न थ्रू टूरिज्म
if they do this? मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो हिंगलाज माता पे आने के लिए तरस रहे हैं इंडिया के अंदर। मेरी ईमेल पे या ट्विटर से मुझे पता चलता है। जो स्टेट ही है ना जी, वो मैंने कहा ना, स्टेट जीनोफोबिक है। स्टेट को बिल्कुल पैसे से गरज नहीं है। एज लॉन्ग एज द एड कीप्स फ्लोइंग इन एंड द एड कीप्स द इकोनॉमी अफ्लोट, वो कहेंगे कि ठीक है, हमें कोई कमाने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह चलता रहे। ये उसी तरह चलाने के ऊपर राजी हैं। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डू यू सी? मतलब जीनोफोबिया इतना है क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए है कि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं और हमने वो जो आइडियोलॉजी क्रिएट की उसके अंदर मुसलमान और हिंदू जो है वो दुश्मन है एक दूसरे का बहुत ज्यादा। तो शायद इसलिए ये जीनोफोबिया क्रिएट किया हुआ है। इसकी मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसकी समझ ही नहीं है कि ये क्यों है। ये मुझे पता है कि स्टेट हमारी जीनोफोबिक है। अगर आप जो हिस्ट्री देखें, अगर आप जो पाकिस्तानी आज जो स्टेट है उसकी, अगर आप वहां पे जो लोग रहते हैं, अगर आप उन शहरों की उस कल्चर की हिस्ट्री देखें, तो उस कल्चर की हिस्ट्री क्या अपने रूट से ही नफरत नहीं है? फिर ये जहां से आपका ओरिजिन, आप उससे ही नफरत कर रहे हैं, आप अपने ही एंसेस्टर से एक तरीके से नफरत कर रहे हैं। वही तो मेरा रोना है, वो मेरे हर वीडियो में यही रोना है। मैं यही कहता हूँ कि भाई ये धरती, यही हमारी भूमि है, इस पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम इसके ऊपर मान करना चाहिए। और ये जो हम सभी हम सैयद बन गए, कुरैशी, हाशमी, सिद्दीकी, ये वो फलां ठिमका, ये सब जो है वो इस धरती से डिसलोकेट अपने आप को करने की एक कोशिश है ना। कॉन्वर्ट्स हम इसी धरती से हैं, यानी हमारे बाप दादा तो कन्वर्ट हुए और अब हम अपने आप को अरब बता रहे हैं। सिर्फ वो डिसलोकेशन है एक धरती के साथ, तो बिल्कुल इनसिंसियरिटी है धरती के साथ। ये मेरा बड़ा पुराना रोना है कि ये हमें खत्म करके हमें इस धरती के साथ अपना वो जो लिंक है वो जोड़ना है। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमने काट दी है, जो हमारा जिसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो खत्म हमें उसी सूरत में हम कर सकते हैं कि हम इस धरती से जुड़ें, इस पे मान करें। ये चीज मुझे सिंध में नहीं दिखती इतनी ज्यादा, पंजाब में क्यों है? मतलब सिंध में मुझे इतना, सिंध में जो लोग जो सिंधी है मेरे दोस्त वहां पे, उनसे मैं मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि यार ठीक है, वी आर कन्वर्ट्स, और हमारे जो कल्चर है वो कहते हैं हम अपने कल्चर से तो हम नहीं अपने आप को अलग कर सकते। वो अपनी बोली को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के बहुत प्राउड कम्युनिटी सिंधी मुझे दिखती है। और वो सिंधी अगर दो मिल जाते हैं तो आपस में सिंधी में ही बात करते हैं। ये यहाँ पंजाब में ये क्यों है? और स्पेशली जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहां पे अपनी माँ बोली से इतनी नफरत, अपने कल्चर से इतनी नफरत क्या इन्फ्यूज की गई है, या एक कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स आपको दिखता है? नहीं, ये तो जो माँ बोली से नफरत है, ये तो इन्फ्यूज की गई थी ना 1920s में, जब हमें कहा गया हमारे दादा जैसे लोगों को। मेरे दादा बिल्कुल एपॉलिटिकल से आदमी थे, किसी जलसे जुलूस में नहीं जाते थे, लेकिन जब ये बताया गया उन्हें कि जी जब तक के मुसलमान पंजाबी जो है वो माँ बोली नहीं छोड़ेगा, तो फिर उसमें और हिंदू सिख पंजाबी में फर्क कोई नहीं नजर आएगा, तो आप लोग अपनी पंजाबी छोड़ के उर्दू बोलना शुरू करें। तो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ उर्दू बोली, जबकि मेरे दादा और यानी मेरी बुआ और मेरे चचा और अब्बा आपस में पंजाबी में बात करते थे। तो हमारे साथ उर्दू बोली गई, क्योंकि वो पीछे से सबक आ गया था ना कि आपने उर्दू छोड़ेंगे तो आप में फ़र्क नज़र आएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये जलंधर दोआब की पंजाबी बोलता हूँ या माजे की थोड़ी सी बोलता हूँ डायलेक्ट, ये जब मैंने अपने आप को खुद सिखाया, और मुझे याद है कि एक बार मैं किसी से फ़ोन पे पंजाबी में बात कर रहा था, जब मैंने बंद किया तो मेरा अब्बा ने मुझे कहा कि ओए ये तुमने सिखों वाली पंजाबी कहाँ से सीख ली है? वो सिखों वाली, जबकि वो उनकी अपनी मादरी बोली थी, उनका अपना माँ डायलेक्ट था जो उनकी माँ बोलती थी। तो वो मुझे कहते हैं ये सिखों वाली पंजाबी तुमने कहाँ से सीख ली है? और गुस्से से कहा उन्होंने, हमारी पंजाबी हमसे छुड़वाई गई है। सिंधी जो है वो एक फाखर कौम है, और वो आप देख लें कि राजा डाहर उनका हीरो है, पौरवा हमारा हीरो। और मैं इसका ताज अपने सिर डालता हूँ कि मैं अगर वो अलेक्जेंडर वाली डॉक्यूमेंट्री ना बनाता 2001 के अंदर, तो किसी ने राजा पौरवा को नहीं मानना था। मैंने वो दास्तानें सुना के, और फिर अब अपने वीलॉग्स में ये है कि राजा पौरवा को मनवा लिया कि जी वो हीरो पंजाब का था। और पृथ्वीराज चौहान भी हमारा हीरो है। 30 साल पहले मैंने एक चौहान को एक जगह कहा, एक छोटा सा गांव है हरल सॉल्ट रेंज में, वहां पे एक घर में मैं गया नंबरदार के, तो वो चौहान था। तो मैंने बड़े फखर से कहा कि अच्छा ते फिर तुसी ते पृथ्वीराज दियां औलादां विचों होए। तो वो शर्मिंदा सा होके कहता है जी कहंदे ने पर असी नहीं मानते। फिर मैंने उसे इतनी बड़ी तकरीर की ना, मैंने कहा यार एक जो अपने मादरे वतन के लिए लड़ा, बाहर से आने वाले के खिलाफ
खिलाफ, उसके ऊपर तुम फख्र नहीं करते हो, जो बाहर से आ रहा है लूट मार करने उसके ऊपर फख्र करते हो, तो फिर तुफ है हम पे। काफी मैंने तकरीर की, उसके बाद उसे कुछ बात समझ आ गई। अब हम जब तक कि हम मानना नहीं शुरू करेंगे कि भाई वो हमारे ही बाप दादा थे जो यहाँ पे बाहर से आने वालों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हम बाहर से आने वालों का मजहब हमने अपना लिया, तो ये हम सीधे नहीं हो सकते ना, तब तक कुछ सुधरेगा नहीं। तो आपको नहीं लगता कि स्टेट को अब समझ आ रही है? क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे जो एंकर्स, जो न्यूज रिपोर्टर्स पहले टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे बैठ करके डिफेंड किया करते थे गजनबी को, गौरी को, और बड़ा फक्र जो है कौम को जो है वो इश्तियाल दिलाते थे उनके नाम पे, अब मैं देखता हूँ कि अब वो उनको गालियां दे रहे हैं। ठीक है, अब वो स्टेट को अब समझ आ रही है कि गजनबी गौरी क्या थे। शायद आ रही होगी, तो फिर ये भी फिर मेरे सर पे ही है ताज, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये बात शुरू की, कोई भी नहीं करता था जी। ये मैंने लिखना मैंने शुरू किया ये 30 साल पहले कि भाई ये सब चोर डाकू थे, और फिर ज्यादा जब नजर में आया, जब ये वीलॉग बनाना शुरू किया और ये दूसरा तीसरा, तो ये अब हो सकता है स्टेट को समझ आ रही हो कि हैं यार ये एक पागल आदमी इतने की तरह भौंक रहा है साला 30 साल से, तो ये कोई बात ठीक ही है। हिस्ट्री में तो यही है, हिस्ट्री पढ़ता कौन है जी यहाँ पे, तो वो शायद सुनी सुनाई बात से ही उनके ऊपर कोई असर हो गया हो। इसका तमगा मुझे मिलना चाहिए वैसे। नहीं, ये जो अब नहीं, पहले तो मैंने तो देखा है, पहले आपको बहुत इस चीज के लिए ट्रोल किया गया, और बहुत मतलब जो एक बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास भी है पाकिस्तान में जो इनको बड़ा डिफेंड करता रहा है गजनबी और गौरी को, और बड़ा वो उसमें वो भी आपके पीछे बहुत पड़ा रहा है इन मामलों को लेकर के। क्या मतलब एक मतलब उस पूरे आप स्टेट ने ये बना लिया है कि जब तक गिरेंगे नहीं तब तक खड़े होने के बारे में नहीं सोचेंगे, मतलब जब तक चोट लगेगी नहीं तब तक बात नहीं समझ में आनी। चोटें तो हमें 80 साल से लग रही हैं, 70 जितने साल भी हो गए हैं, हाँ 79 ईयर्स, तो चोटें तो हमें लग रही हैं। अब मेरा ख्याल है समझ, ये आपने ही मुझे बताया कि अब कुछ, मैं तो क्योंकि न्यूज़ चैनल्स कभी, मैं तो कुछ 30-35 साल से कभी टीवी के आगे बैठा ही नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमारे ये न्यूज़ एंकर्स क्या बात करते हैं। तो हो सकता है कि चोट खा के, और शायद मेरी इस कांस्टेंट अलाप से और मेरे लिखने से कुछ किसी को समझ आ रही हो कि भाई ये वाकई ठीक की बात है, हमें जरा इस धरती के साथ अब जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अरे हामिद मीर जैसे लोग जो कि इंडिया को मॉक करते थे गजनबी और गौरी का नाम लेकर के टीवी प्रोग्राम में बैठ के, मतलब एक नेशनल टेलीविजन पे आप बैठ करके, वो भी जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला चैनल है जियो न्यूज, आप उस पे बैठ करके इंडियंस को मॉक करने के लिए आप गजनबी और गौरी का नाम लेते थे, और आप बताते थे कि जी गजनबी मिसाइल और गौरी मिसाइल और अब्दाली मिसाइल, आप इस तरह से बेसिकली आप हिंदूज को मॉक करते थे आप। ये जो सारा का सारा है, अच्छा ये बताइए कि पहली बात तो अगर गजनबी गौरी अब्दाली आए तो क्या उन्होंने लूटने से पहले कोई तफरका किया कि भाई कौन मुसलमान एक साइड हो जाओ, हिंदू एक साइड हो जाओ, फिर जो हिंदू हो गए उनको लूटूंगा मैं? और दूसरा, जैसे एक शेख रशीद जैसे आपके यहाँ पे वो थे कैरेक्टर्स, वो कहते थे जी हमारा जो न्यूक्लियर बम है ये हिंदुस्तान पे अगर गिरेगा तो इसमें सिर्फ हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे। अच्छा, इसके पीछे की भी रॉकेट साइंस नहीं समझ में आई मुझे, कैसा कैसे होगा। आई मीन ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो नेशनल टीवी पे बैठते हैं, जो मिनिस्टर्स रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, और वो अब देखता हूँ कि अब वो उनको गाली दे रहे हैं कि ये गजनबी, ये नाम बदलने चाहिए मिसाइलों के, और ये जो अफगान से ये नमक हराम है, और दुनिया भर की बातें। अब उनको वो बात समझ में आ रही है। ये आपने सही लफ्ज लिया ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके गलों में पटा डला हुआ है, जैसे कुत्ते के गले में पटा डाल के आप उसे ले जाते हैं ना, इनके गलों में भी पटा डाला हुआ है, और मालिक इन्हें कहता है कि तूने ये बात भौंकनी है, तो ये वही बात भौंकते हैं। अब इन्हें कहा गया होगा कि भाई ये करो, ये बात करो, तो अब इन्हें समझ में आ गई है कि अब गौरी और गजनवी और अब्दाली जो है वो डाकू थे। ये आपको क्या लगता है कि आवाम को कब तक समझ में आएगी ये बात? नहीं, आवाम समझ रही है, और लेकिन हमारे यहाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी हमारे यहाँ जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो वो आपको वो जवाब देता है जो वो समझता है कि आप सुनना चाहते हैं। वो जो उसके अंदर सच होता है ना, वो कभी नहीं बोलता, उसे डर है कि पता नहीं यार अब मन फाड़ के ही ना ले जाए। हर कोई ये डर है। ये कोई 10-12 साल पुरानी बात है कि एक नौजवान आया हुआ था इंग्लैंड से, वो फिल्म सी बना रहा था, मैं उसके साथ था, तो मुझे उसने कहा कि ये यहाँ पे गुलबर्ग में एक जगह कुछ लड़के बैठे हुए थे, तो मुझे कहता था इनसे जाके महमूद गजनवी के बारे में पूछें। तो कैमरा उन्होंने दूर रखा हुआ था, या पता नहीं शायद कैमरा देख के लड़के ने सच बोल दिया। तो मैंने उससे कहा ना कि यार महमूद गजनवी के बारे में क्या ख्याल है, तो कहता वो तो बड़ा वड्ढा डाकू सी, उसे छुटते ही है का, वो तो लूटने आता था।
डाकू था। ये 13 साल पुरानी बात है, या हाँ 15 साल ही अब तो हो गए, 2011 की बात है। अवाम को तो तब से ही समझ आनी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरे जो उस वक्त तक सिर्फ मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की थी, उसमें ही ये कभी जिक्र किया था, और मेरे पास और कोई चैनल नहीं था बात करने का। लेकिन मेरा ख्याल है लोगों ने तब ये इंटरनलाइज किया कि यार ये बात भी, ये एंगल भी तो है कि ये वो क्या करने आता था, 17 बार क्या लेने आया, गर्मियों में उज़्बेकिस्तान और उधर लूट मार करने चले गए, सर्दियों में इधर लूट मार करने आ गए। समझ आनी शुरू हो गई, ये लोगों को भी बोलते नहीं है सिर्फ। आज की डेट में जब मॉडर्न, जब नेशन स्टेट है और नेशन स्टेट के पास काइनेटिक पावर भी है, सॉफ्ट पावर भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, पुलिस इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब आर्मी है, एफसी है, दुनिया भर के इदारे हैं सिक्योरिटी के, तब वो बारबैरिटी आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि इतनी प्रोटेक्शन के बाद है। गजनवी और गौरी के टाइम पे कितनी बारबैरिटी रही होगी, मतलब तो चूंकि यू नो दैट हिस्ट्री, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज का जो पाकिस्तान है, वहां पे जो आवाम रह रही है, व्हाट डिड दे फेस अकॉर्डिंग टू यू इन दैट टाइम? एक बहुत पुरानी बात है, कहीं 92-93 की है कि लोग, एक तो जो लोगों से पूछा तो वो कहते थे कि जी चाहे कुछ भी है, वो जो आने वाले थे तो हमारे मुसलमान भाई। तो उन्हें समझाने में ना कुछ देर लगती थी, बल्कि वो शायद समझते भी नहीं होंगे आखिर में भी, कि भाई उस वक्त हम लोग मुसलमान नहीं थे जब वो तुर्क लूटने आ रहे थे यहाँ पे। हमारे बाप दादा बुतों में शिव और विष्णु की पूजा किया करते थे। वो समझाने को उन्हें बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो उसी पे अड़े हुए थे कि नहीं जी वो तो साढ़े मुसलमान भरा सन, वो लूट भी ले तो क्या है। तो मैंने एक बार लिखा था कि ये हमारी तो वो हालत है, ये बहुत पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था, मेरे ख्याल है 30 साल हो गए, कि हमारी तो वो हालत है कि अगर हमारी माओ बहनों को रेप करने वाला मुसलमान है ना, तो हमें खुशी होगी कि चलो कम से कम मुसलमान ने रेप तो किया है ना। ब्लाइंडेड कंप्लीटली बाय फेथ। ये इतना जो ब्लाइंडनेस है फेथ को लेकर के, ये हमारे यहाँ ही क्यों है? मतलब ये जो टर्क मुस्लिम्स हैं उनके अंदर नहीं है, अजरीज के अंदर नहीं है। आप, मैं वेस्ट एशिया में बहुत सारे मेरे अरब दोस्त हैं, बहुत सारे बेइंतहा अरब दोस्त हैं मेरे, जो सऊदीज हैं, अमीराती हैं, जो एथनिकली अरब हैं, उनके अंदर नहीं है। उनके यहाँ मैं देखता हूँ, मतलब मैं अपने एक दो यहाँ पे इंडिया में, मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार वो सऊदी अरब से मेरे एक दोस्त आए हुए थे, तो वो आए एंड ही इज मतलब वो एनालिस्ट है वहां पे और एक थिंक टैंक वगैरह चलाते हैं। उनके साथ मैं बैठा हुआ था, वो थे, उनके साथ 3-4 लोग और भी आए हुए थे वहां से, तो हम लंच पे बैठे हुए थे। वो मेरे से गिला कर रहे थे कि जी ये इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। कहते यार आपके यहाँ पे मुसलमान मैं देख रहा हूँ, वो उसको शादी है, उसको शादियों से ही पेट नहीं भरा। कहते यार हमारे यहाँ पे हम एक से ज्यादा शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार खर्चे हैं बीवी के, बच्चों के, हम कहाँ से पूरे करेंगे। तो कहते हैं हमारे यहाँ पे हम, मतलब वहां पे रिफॉर्म हो रहा है सोसाइटी में। कहते हैं जी रिलीजन को लेकर के जितनी हम ब्लैकमेलिंग यहाँ देखते हैं, जितना वो देखते, कहते हैं पता नहीं क्या है। मतलब ठीक है यार, आप मुसलमान हो, आपका एक रिलीजन है, बट दैट इज पर्सनल स्पेस। आप अपने घर के अंदर मुसलमान हो तो हो। कहते हैं ये इतना ज्यादा जो ब्लाइंडनेस है, मतलब वो परेशान है उस कंजर्वेटिज्म से जो हमारे साउथ एशिया में है, जो अरब्स हैं। तो ये हमारे यहाँ रिलीजन को लेकर के इतना ऑब्सेशन कह लीजिए या रेडिकलाइजेशन कह लीजिए, क्या कहेंगे आप इसको? ये जो रेडिकलाइजेशन है जी, ये कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, ये तो ज़िया के बाद होनी शुरू हुई। उससे पहले हमने कभी ये चीज नहीं देखी थी। और जिस तरह ये रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्होंने अब एक शो बना लिया है, बस रुकवा के नमाज पढ़नी है। पहले हम सफ़र में होते थे तो हमें तब पता चलता था कि कोई नमाज पढ़ रहा है जब वो बैठे बैठे जरा सा यूं झुकता था, तो हमें पता चलता था कि अच्छा ये अच्छा आदमी है, कोई नमाज पढ़ रहा है, और वो मैं उसे सही इबादत समझता था। अब जो ये है ना कि जी बस रोक दें, नमाज का वक्त हो गया, ये कहीं भी नहीं इस्लाम के अंदर लिखा हुआ। ये जो सारा ड्रामेबाजी है ना, ये ज़िया शुरू करा के गया। पहले ये था कि कोई अगर मजहब बदल लेता था, कोई मार पकड़ धकड़ मार फाड़ नहीं होता था। किसी ने बाहर खड़े होकर, मेरे घर के बाहर अगर सिर्फ कोई एक तौहीन का लफ्ज ऊंचा बोल देगा ना, तो लाख बंदा 3 सेकंड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा मुझे पत्थर मार मार के मारने के लिए। ये पहले कभी नहीं था। मैं एक ऐसे भी मिसाल को जानता हूं कि एक 1968 या 69 में एक साहब जो कि बड़े दीनदार आदमी थे, मौलवियों के साथ भिड़ पड़ते थे मस्जिद में कि तुम लोगों को तो दीन का नहीं पता, कुरान में ये है, तुम कुछ उल्टी बात ही बता रहे हो। और वो इतनी बहस किया करते थे कि एक दिन उन्होंने आके तंग आके मौलवी को कहा कि यार मैं तेरे ऊपर लानत भेजता हूँ। गड़ी शाह लाहौर में रहने वाले थे,
उनका लड़का शाहबाज था जिसको मैं मिला था, उसने ये पूरी दास्तान सुनाई, क्योंकि उनके घर में क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स थे, तो जिसको देख के मैं जरा हैरान हो रहा था। तो उसने बताया कि जी अब्बा हमारा जो है ना वो मसीही हो गया। तो वो उन्होंने मौलवी से झगड़ा करके जाके सीधा गिरजे में गए हैं और बपतिस्मा करा लिया, बैप्टाइज हो गए, मसीही हो गए, और बाकी घर सारा मुसलमान है, वो मसीही हैं, सिर्फ मौलवियों से तंग होके किसी ने नहीं उन्हें मारा। अब तो पता नहीं, वो ज़िया के बाद से तो वो जो सिलसिला चला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी अब कुछ ठंडा पड़ रहा है। ये जो टीएलपी को बैन किया हमारी चीफ मिनिस्टर ने ये बड़ा अच्छा काम किया। और फिर देखिए, फिर एजेंसीज ने, वो दोनों भाई वो कहते हैं कि कश्मीर में छुपे हुए हैं, छुपे ही रहे, एजेंसीज से तो कीड़ी नहीं छुप सकती, दो भरा के तो छुप गए। तो ठीक है, वो बहुत अच्छा हुआ है, वो जो भी कुछ उनके साथ हुआ है ना, मजीद होना चाहिए। जितने ये मौलवी हर बात पे तौहीन करके तो मारने पीटने, दंगा करो, सड़कें बंद कर दो, लोगों को कत्ल करो और बेदर्दी के साथ कत्ल करो, सरों में कील ठोक के उन्हें कत्ल करो। टीएलपी वालों ने 2017 में किया। लेकिन पीटीआई के जो सो कॉल्ड लिबरल और सेक्युलर जो इंटेलेक्चुअल्स जा करके बाहर बैठे हुए हैं यूएस में, यूके में, वो तो टीएलपी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे। तो वो लिबरल तो नहीं है ना जी बेचारे। एक तो जैसे ही मुसलमान जब वेस्ट में जाता है तो उसका आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ा शदीद हो जाता है, एकदम उस पे इस्लाम मजीद हावी हो जाता है। अब रिसेंट फिनोमेनन है, पहले हम नहीं होता था। हमारे बड़े कजन्स वगैरह जो थे वो सब अमेरिका पढ़ने गए थे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। अब ये वहां जाके ऐसे रेडिकलाइज होते हैं ना लोग, पता नहीं, कोई एक सिक्योरिटी हमारे अंदर आ गई। जो कुछ भी ज़िया ने हमारे साथ किया ना, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई अपने यकीन, अपने धर्म के मामले में। तो वो जब बाहर जाते हैं तो वो आप उन्हें इंटेलेक्चुअल या पढ़ा लिखा ना समझें, वो बिल्कुल जाहिल लोग हैं। वो एक मौलवी से भी बदतर हैं। वो जरूर बनाएंगे टीएलपी के फेवर में फिल्में। मैं पाकिस्तान के मैं वीडियो देख रहा था, बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल से 92 ईयर्स उनकी एज थी। उनका एक इंटरव्यू आया था, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ 8-10 साल पहले की मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी। वो मैं वीडियो बहुत ढूंढी बट मुझे दोबारा मिली नहीं। वो बता रहे थे कि जी हमने अपनी लाइफ में कभी भी गाय, बैल या बड़े जानवर मैंने ज़िबा होते हुए किसी भी बकरीद पे या किसी भी फेस्टिवल में मैंने आज तक देखे नहीं। कहते कि बहुत होता था तो मतलब दुम्बा या बकरा का, इससे ऊपर हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था। कहते पूरी जिंदगी मैंने देखा। उन्होंने बताया कि ये मैंने पिछले 20-25 साल में, 30 साल में मैंने ये कल्चर देखा है कि हर किसी ने इतनी कुर्बानी करनी है, और गाय की कुर्बानी तो मतलब कंपलसरी करनी है। कहते इनसे भी पेट नहीं भर रहा तो अब ऊंट की भी कुर्बानी करनी है। तो कहते कि यार, कहते ये तमाशा है। दिस इज द टर्म दैट ही यूज्ड, आई एम नॉट यूजिंग। ही सेड कि ये मजहब का तमाशा बना दिया इस मुल्क में, और कहते कि ये कोई कुर्बानी नहीं है। कहते कि हम कह ना मैंने देखा था ना मेरे बाप दादा ने देखा था कभी बड़े जानवरों की कुर्बानी पंजाब में। कहते यार बाकी जगहों पे वो उन्होंने कहा कि केपी वगैरह में या कहीं होती होगी, मुझे नहीं पता, कहीं बट मैंने पंजाब में नहीं देखी थी। डू यू एग्री विद हिज स्टेटमेंट कि पहले नहीं होती थी, ये बहुत नया फिनोमेना पिछले 2-3-4 डेकेड्स में ये इवॉल्व हुआ है, जिसमें बड़े जानवरों की, स्पेशली काउस की तो कुर्बानी करनी है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं 74 साल का होने वाला हूँ 3-4 हफ्ते में। हमने कभी नहीं देखी थी जी गाय की। ऊंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुना करते थे कि अरब ऊंट की कुर्बानी करते हैं, तो हम बड़े हैरान होते थे कि अच्छा ऊंट भी कुर्बान हो जाते हैं। और गाय कभी वो था ही नहीं कोई हमारे यहाँ पे। लाहौर में मैंने गायें कुर्बान होते नहीं देखी। मैंने पहली दफ़ा बड़ा गोश्त, गाय थी या भैंस थी, जो भी कुछ था, वो पेशावर में 1974 में एक मैंने स्वाबी के एक गांव टोपी में, मैं एक दोस्त के घर ईद कर रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे एक फ़ौज में था, वहाँ पे एक कोर्स कर रहा था नज़दीक में। तो मैं बजाय लाहौर आने के मैं उसके गांव चला गया। वहाँ पे पता चला कि जी गाय कुर्बान की है उन्होंने। 1974 की बात है। लाहौर में पंजाबियों में कभी भी ये नहीं होती थी गाय की कुर्बानी। ये बिल्कुल वो साहब ठीक कह रहे थे, ये नया फिनोमेनन है और पता नहीं कहाँ से पकड़ा ये। खैर ऊंट तो अरबों से देख के हमने सीख लिया होगा। गाय पता नहीं किस खुशी में हम कर रहे हैं, या क्या साबित करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं गाय की कुर्बानी, मुझे नहीं समझ आई। ये जो रीजन है पूरा, डू यू थिंक कि देखिए जैसे यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में जो खाना वो खा रहे हैं, उसके जियोग्राफिकल रीजंस हैं, एनवायरमेंटल रीजंस है कि भाई वहां पे सर्दी कितनी है, वहां का हवा कैसी है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। वो क्लाइमेट
ओरिएंटेड फूड खा रहे हैं, और दुनिया में सारी सिविलाइजेशंस अपने क्लाइमेट के हिसाब से फूड हैबिट्स डेवलप करती हैं। हमारा जो रीजन है सर, ये तो गर्म रीजन है मोर और लेस। मुझे नहीं पता पंजाब में आखिरी बार बर्फ कब पड़ी थी। उस तरह के रीजन में अगर आप इस तरह का मीट कंज्यूम करते हो, और सब मीट कंजम्पशन का इतना ज्यादा, मैं कोई वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन जो ओवरवेलमिंग मीट कंजम्पशन का जो कल्चर मैंने पाकिस्तान में देखा है कि हर जगह सिर्फ मीट मिल रहा है, मतलब वेजिटेरियन कहीं कुछ है ही नहीं, मतलब सिर्फ मीट बिक रहा है। लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके क्वेटा तक आपको सिर्फ मीट मिल रहा है, आपको बिना गोश्त से कुछ है ही नहीं। डू यू थिंक कि इतना ज्यादा मीट कंजम्पशन और ये सारी चीजें आप अपने जो इकोसिस्टम है उसके साथ भी खिलवाड़ ही कर रहे हैं, और उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं? इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी मरीज, अब तो मेरे ख्याल से बंद है, बट पहले जितने भी आया करते थे, मेरे एक दोस्त है जिनका यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने बताया कि 90% जो पेशेंट्स आते हैं वो लिवर की प्रॉब्लम लेके आते हैं पाकिस्तान से, लिवर ट्रांसप्लांट के चक्कर में आते हैं। कहते उसका रीजन दो है, एक तो साफ पानी, और कहे कि जो ओवरवेलमिंग मीट कंजम्पशन है, इतना ज्यादा मीट खाते हैं और जिस तरह के ऑयल में पका हुआ मीट खाते, कहते हैं उसकी वजह से ये होता है। ये मेरा ख्याल है ये छछोरापन है इसमें ज्यादा, कि अगर हम गोश्त खाते हुए दिखेंगे तो हम अमीर दिखेंगे, दौलतमंद दिखेंगे। दाल रोटी गरीबों का खाना है जी, रोटी गरीबा दी है, दाल रोटी जो है। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ ना, कि वो जो म्यूटेशन हुई ना, जब पार्टीशन में गरीब आके अमीर हो गए यहाँ पे, और जो यहाँ के पहले से रहने वाले थे, जब रईस लोग अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के गए, उन्होंने उन पे कब्जा किया तो वो अमीर हो गए। तो एक छछोरापन आ गया हम में, नई नई दौलत आई थी, नौ दौलतिये थे, आने वाले भी और यहाँ रहने वाले भी। वो हमारे उस छछोरेपन की भी है, क्योंकि मैं ये सुनता हूँ क्या गरीब देख दाल सब्जी खाता है, और इसमें और कोई वो नहीं है। और मैं खुद चूंकि बाय हैबिट मैं वेजिटेरियन सा हूँ, मैं गोश्त से तंग होता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में यही तंगी रहती है कि आपको कहीं भी कोई वेजिटेरियन चॉइस नहीं आपको मिलती, एक ही वो माश की दाल है या चने की दाल है, बस। ये छछोरापन है हमारा, दिखावा कि जी गोश्त खाते हैं हम। तो मतलब बेसिकली अच्छा, पंजाब जिसका एक लास्ट सवाल, पंजाब की एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कलनरी जीनियस की, कि जो क्योंकि जाहिर सी बात है 5 नदियों का स्टेट था, मतलब हर तरह का अनाज पैदा होता है, हर तरह की सब्जियां पैदा होती थी, तो बड़ा एक रिच हिस्ट्री है फूड की वहां की। डू यू थिंक कि ये उसको छोड़ करके, मैं देख रहा था कि जी मतलब सिर्फ कढ़ाइयां, और अब तो मैं देखता हूँ कि तुर्की से और अरब से क्यूजीन्स ला ला करके इंट्रोड्यूस करके अब वहां पे जैसा गोश्त बन रहा है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पंजाब की जो हिस्ट्री है वेजिटेरियन फूड की, कम से कम 5000 डिशेज हैं पंजाब से, जो जिनका ओरिजिन पंजाब से आप निकाल सकते हो, जो वेजिटेरियन डिशेज हैं, लेकिन उनमें से एक भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती पंजाब में आज। उसको छोड़ करके आप एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं कि भाई अब चलो नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, अब तो आप अरब और तुर्की नॉन वेजिटेरियनिज्म में जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि वहां के खाने मिल रहे हैं, वहां की, अच्छा सारे भरे हुए हैं, सारे भरे हुए रेस्टोरेंट्स, मतलब खाली कोई नहीं है। वही मैं जो कहता हूँ कि जी वो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम इस धरती से अपना, हमने मोरिंग तोड़ दी, वो डोर जिसने हमें बांध के रखा हुआ था धरती से, वो तोड़ दिया। तो फिर यही हम छिछोरी हरकतें ही करेंगे ना, कि जी हमें तुर्की खाने हैं, हमने अरबी खाने हैं, इधर का हमें कोई पसंद नहीं है, हमें पालक पनीर पसंद नहीं आएगी। मैं कभी हिंदू दोस्तों के घर जाता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब सब चीज वेजिटेरियन होती है। हम आइडेंटिटी का जो है ना, कि जी हम तो यहाँ के हैं ही नहीं है, ये जब तक नहीं हम रियलाइज करेंगे, हम अब सुधरेंगे नहीं। आपको ये होते हुए दिखता है? शायद किसी वक्त हो जाए, मेरे मरने के बाद कोई वो कहें कि यार वो बात तो ये कह के गया था, ठीक ही कह गया था, हमें इसी धरती से जुड़ना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बात सुनी जा रही है, क्योंकि अब बहुत सारी आ रही हैं मेरे पास ना वो बातें सुनने में। सर अब तो मौलवी खुद तौहीन में जेल जाने लग गए। अब मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ये आप देखिए ना, जब ये कानून नहीं था तो कोई तौहीन नहीं करता था, जब कानून बन गया तो सारों ने तौहीन करनी शुरू कर दी। अजीब ही कौम है भाई, सुइसाइडल। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू, एंड हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वी होप टू सी यू हियर वेरी सून। आई होप सो, वीजा खुल जाए तो। आप अप्लाई तो करें सर। जलंधर तो अपना है ना। हाँ। थैंक यू सो मच सर।